डॉक्टर साहब, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की जानिब से जो कहा गया, उन्होंने कहा है कि दारों के दरमियान फासला नजर आने लगा है। ऐसा क्यों है? पहले तो जी सबसे पहले तो अरशद नदीम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और सारी कौम इस वक्त जो है या दुनिया भर में मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बाहर भी लोग ये जो अरशद नदीम की स्टोरी है, उनकी जो स्ट्रगल है और जिस तरह से आप ये देखें कि क्या वो नौजवान उठा है और कैसे उसने एक अपनी ज़िंदगी का टारगेट सेट किया है और कहीं से उसे कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिली। दुआएं उसके साथ ज़ाहिर है उसके अहले खाना की या जो ट्रेन कर रहे थे वो लोग सब थे, लेकिन वो कैसे आगे गया और कितनी उसके पास ट्रेनिंग थी, कितने उसके पास वसाइल थे और वो गोल्ड मेडल उठा के आगे। तो सबसे पहले तो अरशद नदीम को बहुत बहुत उसके लिए दुआएं, उनके अहले खाना के लिए और दिल से मुबारकबाद। और एक पूरी स्टोरी है, स्ट्रगल की पूरी स्टोरी है कि किस तरह आप मियाँ चुन्नू से उठे गांव से और उसके बाद आप फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे और आखिर में जाके आप जो है वो बिल्कुल अपना फोकस टारगेट अचीव किया और गोल्ड मेडल उठाया। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ज़ाहिर है बिलावल साहब ने आज जो बात की है, एक तल्ख माहौल है यहाँ पे। जो हमारी हुक्मरां हमारा हुक्मरां तबका है, जो हमारी जो हुक्मरां हैं वही एलीट भी हैं, वही एक ज़ाहिर है कि मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ परेशानियां हैं कुछ जगहों पे। मतलब उनके दुख जो हैं वो अलग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो जो सुपर रिच हैं, सुपरा रिच, उनके वो परेशान है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये क्या सूरत हाल है, कैसे बनेगा, क्या होगा, तबादले, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स। और उसमें जो है वो जो गरीब गुरबा मिडिल क्लास तो जो है वो नहीं है, एग्जिस्ट करती बहुत ज़्यादा। जो गरीब गुरबा जो हैं वो देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन एक गैर यकीनी सी है सियासी फ़ज़ाओं में, तो ये किस तरफ जाती है वो देखना है। और इसी दौरान जो है वो एक बहुत जो है वो इंतहाई तल्ख मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया जो कहा जाए, या जिसको शुमाली अफ्रीका भी कहा जाए, या पूरी दुनिया, उसमें जो गज़ा में जो कत्लेआम जारी है अभी भी, और वहाँ पर अचानक जो है वो एक, और इस्माइल हानिया की शहादत के बाद, और उधर जब हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, उनके करीबी साथी फवाद शुक्र को जब निशाना बनाया गया, तो उसके बाद एक बिल्कुल इस वक्त जंग का माहौल है, बड़ी जंग का। लेकिन इसमें रशिया और चाइना ने दरमियान में आके माहौल को थोड़ा सा इसका स्पिल ओवर रोकने की कोशिश की है। लेकिन जो एक बहुत अहम बात हुई है वो ये हुई है कि वाइट हाउस का एक एलामिया जारी हुआ है, अगर हम छठी स्लाइड यहाँ दिखा सकें, और ये मुश्तरका एलामिया है 3 मुल्कों के सरबराहान का, जिसमें से एक जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन है, एक जो है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी हैं, और तीसरे जो हैं वो कतर के अमीर कतर हैं। और उनकी तरफ से ये जो एलामिया जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि 15 अगस्त को कोई भी फरीक जो मुआहदा सीज़ फायर का तय पा गया था
जो प्रेसिडेंट बाइडन ने जिसका ऐलान किया था और बाद में सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपनी करारदाद के ज़रिए जिसको मंजूर कर लिया था, उसको फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद करवाया जाए। और ये वाइट हाउस का एलामिया जो है, ये जैसे ही जारी हुआ तो उसके कुछ देर के बाद इसराइल के सदर नेतन्याहू ने कहा फ़ौरन, अगर हम इसकी लैंग्वेज पहले ज़रा देख लें इस एलामिया की, इट इज़ टाइम टू ब्रिंग इमीडिएट रिलीफ बोथ टू द लॉन्ग सफरिंग people of Gaza as well as long suffering hostages and their families. Time has come to conclude the ceasefire and hostages and detainees release deal. अच्छा, 3 of us, 3 सरबराहान and our teams have worked tirelessly, कई महीनों से काम कर रहे थे। एग्रीमेंट जो है ये बेस होगा, और ये इंटरेस्टिंग बात ये, now on the table with only the details to implementation left to conclude. एग्रीमेंट जो है ये बेस कर रहा है प्रेसिडेंट बाइडन 31 मई 2024 और इंडोर्स बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2735। ठीक है, ये लीडर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट और कतर। देयर इज नो फर्दर टाइम टू वेस्ट और एक्सक्यूजेस फ्रॉम एनी पार्टी फॉर फर्दर डिले, किसी किस्म की डिले एज मीडिएटर्स। अच्छा, इसमें ये बड़े गैर मुतवक्को तौर पे आया है, लेकिन इसमें जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से प्रेसिडेंट बाइडन को और उनको कहा गया है, अच्छा हमास की तरफ से इसके ऊपर कोई उनके जो पिलट ब्यूरो के सरबराह हैं याहिया सिनवर, उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं आया। और ये भी हम नहीं जानते कि वो मुज़ाकरात या बाकी सारे मामलात में किस तरह से बाकी दुनिया से वो डील कर रहे हैं। ये पहले तो एक कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन बहरहाल पता ही चला कि जो हमास है वो फुली, या आप समझें कि कोई 80% उसके जो मुख्तलिफ उसकी जो बटालियंस या उसकी जो कमांड्स थी जो ख़त्म हुई थी, जो तबाह हुई थी, साथ जो नुकसान हुआ था, वो 75 से 80% दोबारा रिकवर हो गए हैं। और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन्होंने फिर दोबारा खान यूनुस से रॉकेट बरसाए दोबारा, और इसराइल ने कहा कि खान यूनुस को खाली किया जाए और हम दोबारा हमला करने आ रहे हैं। दरमियान में ये स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, स्टेटमेंट आ गई और इसके साथ ही फिर ये हुआ कि जी नेतन्याहू ने फौरन नेतन्याहू के ऑफिस से ये बयान आया कि हम इसराइल की टीम को भेज रहे हैं, काहिरा या कतर जहाँ पर भी वो कहें, हम फौरी तौर पे भेज रहे हैं और हम मुज़ाकरात में दोबारा शामिल हो रहे हैं। और ये छोटी मोटी नहीं, ये जो अमेरिकन की तरफ से बात हो रही थी, अमेरिकन ने खुद पेश किया, इसराइल का मुसवदा पेश किया, उसके बाद हमास से कहना शुरू कर दिया कि आप जो है इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ठीक है, और नतीजे में दरमियान में ये हुआ कि याहिया सिनवर जो हैं वो तो अब बने, लेकिन इससे पहले इस्माइल हानिया ईरान में, और उससे पहले फवाद शक्कर जो है वो उनको लिबनान में निशान, और सैकड़ों या हज़ारों और शहीद हो गए लोग जो कि गज़ा में। अब जनाब हमास की तरफ से एक खामोशी है इस वक्त, लेकिन पिछले 24 घंटों में हुतीज़ ने क्लेम किया है कि उन्होंने यूएसएस कोल को और यूएसएस लेबोन को 2 जहाज़ों को यहाँ पे निशाना बनाया है, वॉरशिप्स को। ये मैं 20 स्लाइड कोट कर देता हूँ मेरिन लिंक की। कंटेनर शिप्स को भी और वॉरशिप्स को भी निशाना बनाया है। ठीक है, मेरिन लिंक। अब ये जो निशाने हैं ये वॉरशिप्स पे हो रहे हैं, ये जहन में रखें। ठीक है, 2 यूएस डिस्ट्रॉयर्स और एक कॉन्ट शिप ओनो। अच्छा, इसकी तस्दीक या इसकी तरदीद हुई है एक सेंटकॉम की तरफ से, लेकिन हुतीज़ अपनी बात पे कायम है कि उन्होंने वॉरशिप्स को निशाना बनाया है, मिसाइल्स की बारिश की है। और फिर राइटर्स ने कुछ देर पहले खबर दी है, ये 22 देखें कि ऑयल टैंकर अटैक 4 टाइम्स, यमन के पास क्रू और ये सेफ है।
अब इसमें जो इशू है वो ये है कि उनकी तरफ से हमास, मैं ये देखता रहा कि हमास किस तरह अब करेगी, उनका किस तरह से वो फंक्शनिंग कैसे होगी हमास की, क्योंकि वो तो याहिया सिनवर तो अंदर मौजूद है, लेकिन हमास का एक तंजीमी ढांचा मौजूद है, तो उनके तर्जुमान अपनी जगह मौजूद हैं। वो तर्जुमान कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं याहिया सिनवर से या बाकी, ये आप इसको ना डिस्कस करें तो बेहतर है। लेकिन यह है कि इसमें अरब ममालिक की तरफ से एक बात की गई है बड़ी वाज़ेह तौर पे। कतर और मिस्र जो हैं वो एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, जो कुछ हुआ वो मीडिएट करने आए दरमियान में, किसी तरह से ये खून खराबर हो गए, वो पीछे हट गए। अब चाइना और रशिया आए दरमियान में, और उसके बाद ये अरब ममालिक की तरफ से जो OIC समिट और बाकी सारे इजलास पिछले चंद दिनों में बड़ा क्लियर मैसेज किया है प्रेसिडेंट बाइडन को कि आप नेतन्याहू को अगर तो साइन कर, ये जुमेरात 15 अगस्त को मुलाकात हो रही है, तो या तो नेतन्याहू को आप समझा दें, वरना यह है कि फिर प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि नेतन्याहू उस पर साइन करेगा। अच्छा, नेतन्याहू की तरफ से इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो ये कि गजा और रफा के बॉर्डर पे हम बैठेंगे, दूसरा ये है कि इसमें जो कैदी हैं वो रिहा कितने करने कितने नहीं करने। तो अब उनकी तरफ से, हमास की तरफ से जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने जो कैदियों की लिस्ट रखी है, सारा मुआहदा वही था ना पहले जो तय पाया था कि पहले इतने यहाँ से रिहा होंगे, इतने। सबसे ऊपर जो कैदी है वो मरवान बरगूती का नाम रख दिया उन्होंने कि सबसे पहले मरवान बरगूती रिहा होंगे। मरवान बरगूती जो है वो 2001-2 से वो जेल में, और मरवान बरगूती जो है वो ये जहन में रहे कि वो तंजीम के सदर हैं। तंजीम जो है फतह की अस्करी विंग है, यानी आप इसको कस्साम ब्रिगेड से और कुछ ब्रिगेड से अलग इसको फतह, यानी ये यासिर अरफात वाली या महमूद अब्बास वाली फतह का जो अस्करी ब्रिगेड जो मगरबी किनारे पे, लेकिन महमूद अब्बास के साथ इनके अख्तलाफात पैदा हो गए। यासिर अरफात के करीब थे, महमूद अब्बास के साथ अख्तलाफात पैदा हुए, फिर ये जो हैं ये दोनों इंतफादात में बहुत एक्टिव थे। फिर उसके बाद ये महमूद अब्बास के ये अरेस्ट हो गए, महमूद अब्बास से इख्तलाफात पैदा हुए, जेल में चले गए, पिछली कई दिहाइयों से जेल में। और हमास के साथ भी इनका इख्तलाफ रहा, क्योंकि ये 2 रियासती हल के, यानी इनका कहना ये था कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ये थे जो है, यानी हमास तो अभी 2017-18 में आई है ना 2 स्टेट सोल्यूशन पर, उससे पहले तो हमास रिवर टू सी वाली बात थी, तो खामोशी से ऐलान नहीं किया हमास ने, लेकिन वो 2 स्टेट के ऊपर हमास है, तभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन जो है वो जो मरवान बरगूती को 2011 में जब रिहाई हुई, एक इसराइली फ़ौजी के बदले में, जब 1000 के करीब यहाँ से फ़लस्तीनी रिहा हुए एक इसराइली फ़ौजी के बदले, तो उसमें नेतन्याहू था उस वक्त भी। उसने कहा मैं एक आदमी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, जेल से रिहा नहीं करूँगा, और उसका नाम है मरवान बरगूती। क्योंकि मरवान बरगूती की, यानी ये मैं उस रिहाई की बात कर रहा हूँ जिसमें याहिया सिनवर रिहा हो गए थे, मरवान बरगूती को रिहा नहीं होने दिया, और मरवान बरगूती को रिहा नहीं होने दिया। और यहाँ पे मैं टेलीग्राफ 2011 का सर्च शो करता हूँ कि गिलीश शालित की जो 5वीं स्लाइड है, मरवान बरगूती लेफ्ट आउट ऑफ प्रिजनर्स। मरवान बरगूती को इसलिए नहीं छोड़ा कि मरवान बरगूती की रिहाई में ना हमास उस वक्त तक वो उसके कोई कुर्बत नहीं थी, उधर अल-फतह, उधर ये, और महमूद अब्बास भी नहीं और इसराइल भी नहीं, तो मरवान बरगूती जेल में रह गए।